फिजिकल फिटनेस या मेडिकल फिटनेस का जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट में क्या क्या चीजें चेकअप की जाती है एमएनएस में, आज की वीडियो में हम वही सारी बातें डिस्कस करेंगे। ए टू जेड सब बता दूंगी और अच्छे से समझा के बता दूंगी। इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड। तो यहाँ से आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको एमएनएस के बारे में सोचना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेडिकल फिटनेस ऐसी चीज होती है ना जिसपे खुद का वश नहीं होता। कई सारी मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपका वश नहीं है। जैसे मान लो हाइट छोटी है तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, तो आपको एमएनएस के बारे में छोड़ के किसी और बारे में सोचना चाहिए। तो आज मैं सारी वो क्राइटेरिया बता दूंगी ताकि आप पहले ही समझ जाओ कि आप फिजिकली फिट हो या नहीं, आप एमएनएस में जा सकते हो या नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ये मैक्सिमम लड़कियों का सपना होता है, क्योंकि ये लड़कियों के लिए ही होता है और इसमें बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है, बहुत अच्छी खासी रेपुटेशन होती है। मैं बार बार ये बातें बता चुकी हूँ। पर एमएनएस में जाना इतना आसान नहीं होता है। एमएनएस में तीन आपको टेस्ट देने पड़ते हैं। सबसे पहले नीट एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। नीट एग्जाम में लगभग आपको 400 नंबर तक लाने होते हैं, तभी आपका सिलेक्शन होता है। दूसरी बात, आपका जो सेकंड होता है वो होता है एमएनएस का टेस्ट, जिसमें आपको जनरल टेस्ट और इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ता है और उसे क्वालिफाई करना पड़ता है। 80 मार्क्स का वो टेस्ट होता है। 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। फिर लास्ट में आपका आता है पर्सनल इंटरव्यू एंड मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट को फिजिकल टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है और मेंटल टेस्ट भी उसमें होता है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, थर्ड स्टेप के बारे में बात करेंगे। इंटरव्यू मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड जानना होगा तो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल फिटनेस और मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड। आज सारी क्राइटेरिया बता दूंगी वन बाय वन। ठीक है, तो देखो, जब आपका एमएनएस क्लियर हो जाता है, एमएनएस टेस्ट हो जाता है, आपका नीट वाला टेस्ट हो जाता है, इन दोनों में आप क्वालिफाई कर चुके हो, तो आपको कॉल लेटर आता है। आपके मेल पे या आपके फोन नंबर पे मैसेजेस आते हैं कि हाँ, आपको इस जगह पे बुलाया गया है, आप उस जगह पे पहुंचो, आपका मेडिकल टेस्ट होना है। और मेडिकल टेस्ट एक ही दिन में नहीं होता है बच्चों, कम से कम 3 दिन लगते हैं। ठीक है, कम से कम 3 दिन लगते हैं, इससे ज्यादा भी लग सकता है, इससे कम भी लग सकता है, पर 3 दिन आप मान के चलो, 3 दिन आपका मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट डे क्या होगा? सबसे पहले दिन तो आपका चेक किया जाता है आपका वेट और आपकी हाइट। ये हाँ, सबसे पहले बच्चों को बाहर किया जाता है। अगर वेट हाइट प्रॉपर नहीं है तो तुरंत बाहर कर दिया जाता है। वेट हाइट एंड बीएमआई कितना होना चाहिए बताती हूँ। आपकी हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 152 सेंटीमीटर से अगर नीचे है तो आप फिर सिलेक्टेड नहीं हो, आपको बाहर कर दिया जाएगा, भले ही आपने एग्जाम में टॉप ही क्यों ना किया हो। लेकिन अगर आपकी 152 सेंटीमीटर से कम हाइट है तो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन है। जैसे कुछ ऐसे इंडिया के पार्ट हैं जहाँ पे ना हाइट लोगों की बाय डिफॉल्ट कम होती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, या फिर हिली एरिया जैसे लेह लद्दाख के बच्चे। तो ऐसी जगह जहाँ पे हिली एरिया है वहां पे हाइट बाय डिफॉल्ट कम होती है, उनको 4 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दी गई है। यानी उनका हाइट अगर 148 सेंटीमीटर भी है, लगभग लगभग नहीं, मतलब 148 सेंटीमीटर है मिनिमम, तब भी उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन बाकी बच्चों के लिए, बाकी सभी स्टेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर से नीचे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सेलेक्टेड नहीं हो। ठीक है, और हाइट के हिसाब से ही वेट कैलकुलेट किया जाता है। जैसे फॉर 152 सेंटीमीटर आपका वेट होना चाहिए 48 केजी। ये आप बीएमआई से कैलकुलेट कर सकते हो। आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 23 से नीचे ही होना चाहिए, 23 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपना बीएमआई कैलकुलेट कर लेना और आप डिसाइड कर लेना कि आपका वेट प्रॉपर है कि नहीं है। हाइट के हिसाब से वेट होता है, ऐसा नहीं है कि 48 केजी सबको होना है। जितनी हाइट है उस हिसाब से वेट होना चाहिए। उसके लिए आप बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। गूगल पे आसानी से बीएमआई कैलकुलेटर अवेलेबल है। ठीक है, आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स जो आपका है वो 23 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 23 से कम होना चाहिए, अदरवाइज आप सिलेक्टेड नहीं होंगे। ये 3 चीजें सबसे पहले देखी जाती है, हाइट, वेट, बीएमआई। ठीक है, हाइट आपको समझ आ गया। हाइट के हिसाब से ही आपका वेट होना चाहिए, बीएमआई 23 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, ये आपका सबसे पहले चेकअप होगा। उसके बाद फर्स्ट डे में ही अगर आप इसमें क्लियर हो जाते हो, क्योंकि ये तो तुरंत ही पता चल जाता है, अगर आप इसमें क्लियर कर जाते हो तो उसके बाद आपका चेकअप होता है कि आपका कोई स्किन डिजीज तो नहीं है, आपके शरीर पे कोई ऐसा तो नहीं है, दाद वगैरह है, आपको रिंगवॉर्म है या स्किन की कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा वहीं से। ठीक है, आपको स्किन डिजीज कोई नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका
अल्ट्रासाउंड कराया जाता है ताकि आपकी बॉडी के अंदर कोई अगर गांठ वगैरह बन रही है या बॉडी के अंदर कोई ट्यूमर है, कैंसरस स्थिति है, इन सबको चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड होता है। आपके बॉडी के अंदर के पार्ट सारे बराबर होने चाहिए, सही वर्किंग में होने चाहिए। इसके बाद आपका ईसीजी होता है ताकि आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसे कहते हैं। ईसीजी का मतलब होता है कि आपका हार्ट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ये चेकअप किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है ब्लड टेस्ट होता है आपका। आपके ब्लड में कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे आप एचआईवी के पेशेंट तो नहीं हो, आप ऐसे बीमार तो नहीं हो जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ब्लड टेस्ट किया जाता है। अगर हल्का फुल्का वायरल बुखार फीवर है तो इसको इग्नोर आप कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई मेजर बीमारी है, जैसे मान लो टीबी के मरीज हो या फिर एचआईवी है या फिर ऐसी कोई बीमारी है जिसको ठीक करना टफ होता है, तो फिर आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है। यूरिन टेस्ट से भी काफी सारी बीमारियों का पता चलता है, जैसे आपको डायबिटीज तो नहीं है, आपको कोई जेनाइटल इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सब चेक किया जाता है यूरिन टेस्ट से। कहने का मतलब आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बीमारी है तो फिर आप तुरंत बाहर कर दिए जाओगे, इसीलिए आपका यूरिन टेस्ट ब्लड टेस्ट होता है। इसके बाद एक और मेजर टेस्ट, आपकी बॉडी की कोई भी हड्डी टूटी नहीं होनी चाहिए। आपका पूरा एक्सरे करवाया जाता है, बॉडी की हर हड्डी सही सलामत होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि मैम बचपन में हाथ टूट गया था या पैर टूट गया था तो क्या हम एलिजिबल हैं? तो नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो। बहुत बचपन में टूटा था, वो फिक्स हो गया है, एक्सरे में नहीं आ रहा है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर एक्सरे में पता चल रहा है कि आपका ये बॉडी पार्ट टूटा था तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपकी बॉडी में कहीं रॉड वगैरह पड़ी है, टूट गया था, तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपकी बॉडी पूरी प्रॉपरली फंक्शन करनी चाहिए, उसमें कहीं भी हड्डियों का कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आंखों का चेकअप किया जाता है। आंखों के चेकअप में देखो, आंखों के चेकअप में बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि मैम हम तो चश्मा पहनते हैं। तो चश्मे से कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, चश्मा पहन रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे आप वर्णांधता कहते हो, कोई पर्टिकुलर कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंड बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई अगर ब्लाइंड है, टोटली ब्लाइंड है, उसे कुछ नहीं दिखता, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर आपका जो चश्मा लगाने के बाद भी अगर आपका विजन 6/6 नहीं आ रहा है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। आप अपना चेकअप कराना, और चेकअप कराने में आप चेक करना कि चश्मे के बाद आपका विजन अगर 6/6 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। चश्मा अगर आपका -2.50 तक भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका विजन चश्मे के बाद 6/6 होना चाहिए। नॉर्मली 6/6 होता है, लेकिन जो लोग चश्मा लगाते हैं उनका 6/6 नहीं होता है। तो आप एक बार ये चेकअप करा लेना कि आपका विजन 6/6 है कि नहीं चश्मा लगाने के बाद। जनरली जिसका -1 -2 तक रहता है उनका 6/6 विजन रहता है। ठीक है। प्लस आप ऐसे भी देख सकते हो, आपके पास अगर रिपोर्ट हो आपकी, जिसका आप चश्मा लगाते हो, चश्मे का नंबर जानते होगे, तो जिस रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में विजन लिखा होता है। तो अगर आपका विजन 6/12 से 6/36 के बीच में है बिना चश्मे के, तो भी आप एलिजिबल हो। लेकिन चश्मे के साथ 6/6 होना जरूरी है, ये बात का आप ध्यान रखना। चश्मों वालों, चश्मे जो लगाते हैं वो इस बात का ध्यान रखें। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब आप चेकअप कराते हो तो सिर्फ चश्मे का नंबर आपको नहीं मिलता है, विजन का नंबर भी मिलता है। अपनी रिपोर्ट जा करके देखना, तो विजन का जो नंबर है वो जनरली होना चाहिए 6/6। लेकिन अगर आपका 6/12 से लेकर के 6/32 के बीच में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल एलिजिबल हो। पर चश्मा लगाने के बाद आपका विजन 6/6 होना चाहिए। ठीक है। चश्मा लगाने के बाद भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका विजन 6/6 ना हो। क्लियर? ये चीजें आप चेकअप करा के पता कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं आपका ये सारी चीजें हो गई। हाँ, अब आपकी हियरिंग टेस्ट होती है, कानों की, से आपको प्रॉपरली सुनाई दे रहा है कि नहीं। ये टेस्ट कैसे होता है बताती हूँ। आपके एक एक कान करके कवर किए जाते हैं और पीछे आपको कोई रहता है जो आपको धीरे धीरे आवाजें सुनाई देती हैं, तो आपको पहचानना होता है कि वो क्या बोल रहे हैं। कुछ नंबर्स बोले जाएंगे, कुछ वर्ड्स बोले जाएंगे, तो आपको सुन के बताना होगा अच्छा ये वर्ड है, ये नंबर है। तो आपकी इस तरह से हियरिंग टेस्ट होती है, कानों का टेस्ट होता है। आपके कान के पर्दे फटे नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके कान में खूब ज्यादा गंदगी भरी हुई है। तो एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लो, जब भी मेडिकल टेस्ट के लिए जाना, कान साफ करवा के जाना। ठीक है। किसी डॉक्टर के पास कान, ऐसा नहीं कि आप खुद ही करने लगे तो प्रॉब्लम हो गई। कान साफ करवा के जाना, और आपके जो टीथ हैं, दांत हैं, वो साफ करवा के जाना। वो बहुत गंदे नहीं होने चाहिए। टीथ और ईयर अगर बहुत गंदे हैं तो फिर आपको छांट दिया जाएगा, रीमेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा।
क्योंकि ये ऐसी चीज है जो टेम्परेरी है। कान साफ किए जा सकते हैं, आपके दांत साफ किए जा सकते हैं, पर अगर आप साफ करके नहीं जा रहे हो तो आपको छांट दिया जाएगा, दोबारा मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, आपका डबल खर्चा लगेगा। तो इसलिए बात ध्यान रखना, कान और दांत बहुत अच्छे से साफ करके जाना, अपनी पूरी बॉडी बहुत अच्छे से साफ करके जाना। हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, गंदगी नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी पे। ऐसा नहीं कि खूब सारा मैल जमा पड़ा है गले वले पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब चेकअप किया जाता है, ये हाइजीन में देखा जाता है, हाइजीन के भी मार्क्स मिलते हैं आपको। तो हाइजीन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, पूरी बॉडी चेकअप होती है, आपके इंटरनल पार्ट्स भी चेकअप होते हैं, तो उस पार्ट्स को भी क्लीन करके जाना आप लोग। ठीक है, ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका जो दांत है, दांत वगैरह चेकअप किए जाते हैं। दांतों में ना कोई कैविटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके दांत कोई सड़ गया है तो उस केस में फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा, उस केस में परमानेंटली बाहर कर दिया जाएगा। दांत कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे दांत ही खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड बात, अगर आपके दांत उठे हुए हैं, बाहर की तरफ निकले हैं, आपने वो वायरिंग करा रखी है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके दांत ऐसा है कि कोई एक्स्ट्रा टीथ है आपका, कई लोग का ऊपर नीचे इधर उधर होता है, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना जान लो। दांत इधर उधर है या फिर आपने वायरिंग करा रखी है दांत में, दांत बाहर की तरफ निकले हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके दांतों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक दांत ही गायब है। जैसे मान लो आपके जितने दांत हैं उसमें से एक पूरा दांत ही गायब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे होने पे फिर आपको मेडिकल से छांट दिया जाएगा। ठीक है। हाँ, नॉर्मल दो दांतों के बीच में थोड़ा गैप है, किसी किसी के होता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? पूरी तरह से दांत सड़े नहीं होने चाहिए, दांतों में पाइरिया वगैरह नहीं होना चाहिए, स्कर्वी की बीमारी नहीं होना चाहिए, आपको दांतों में कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। ठीक है। बाकी आपके दांत अगर उल्टे सीधे हैं, इधर उधर है, दांतों की संख्या कम है या फिर आपका दांत बाहर की तरफ निकला है, तो इससे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं एकदम क्लियर कट आपको बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ओके। नेक्स्ट मैंने हाइट वेट तो बता दिया, चेस्ट का भी मेजरमेंट किया जाता है। चेस्ट का भी मेजरमेंट आपकी बॉडी के अनुसार होना चाहिए, आपके वेट के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट, आपके ब्रेस्ट में ना कोई लम्स नहीं होना चाहिए, यानी कि ब्रेस्ट में आपकी गांठें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि चेस्ट ब्रेस्ट कैंसर बहुत लोगों को हो जाता है, तो ये वाली स्थिति आपकी नहीं होना चाहिए। ब्रेस्ट में कोई गांठ वगैरह नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आपका बीपी प्रॉपर होना चाहिए, ब्लड प्रेशर जो है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। जो आपकी पल्स रेट है वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि एक मिनट में फीमेल अगर है तो उसका दिल एक मिनट में 78 बार धड़कता है, तो 78 के आसपास ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 78 की जगह 200 बार धड़क रहा है आपका दिल एक मिनट में, या फिर आपका दिल 60 ही बार धड़क रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी के लगभग होना चाहिए, 78 के लगभग होना चाहिए। ये सब चीजें चेक की जाती हैं। उसके बाद आपका जो है हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है। हीमोग्लोबिन में बहुत लोग बाहर होते हैं बच्चों, तो ये बात आप ध्यान रखना, अच्छे से बढ़िया से खा पी के जाना, कि मतलब ऐसा नहीं है कि भूखे पेट चले गए और वहां जाके बेहोश हो जा रहे हो, आपका ब्लड निकाला जाएगा, तो इसलिए अच्छे से खा पी के जाना, वहां जाके बेहोश मत हो जाना ब्लड देख के, वरना तुरंत बाहर कर देंगे। ठीक है, आपका ब्लड लिया जाएगा, इस बात के लिए सतर्क रहना। ब्लड आपका इतना सारा ब्लड लिया जाएगा, उसका चेकअप किया जाएगा। तो आपको जाते ही सबसे पहले ब्लड लिया जाता है, और ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, ये सब पहले दिन ही हो जाते हैं। और अब जो बता रही हूँ ना मैं, ये मतलब ब्लड प्रेशर टेस्ट करना या फिर जो आपके गायनी से रिलेटेड, वो सब बाद में होते हैं। ओके, पहले दिन आपका मेजरली जो मैंने शुरू शुरू में बताया वो आपका होता है। तो इतनी बात का आप ध्यान रखना, आपको सुबह सुबह बुलाया जाएगा और आपको दोपहर तक, शाम तक वहां रुकना पड़ सकता है, तो बढ़िया से खाना पीना खा के जाना। ठीक है। और ब्लड लेने की वजह से कमजोर मत फील करना, वहां स्ट्रिक्टली स्ट्रॉन्ग की तरह रहना जैसे आप मिलिट्री पर्सन हो। ओके। और अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन करके रखना, आप अनार वगैरह खाए रहना ताकि आपका जो ब्लड का हीमोग्लोबिन है ना वो बढ़े। जो आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो आप मतलब जब भी आपका एग्जाम ये होने वाला हो उसके महीने भर पहले से आप अपनी डाइट बहुत अच्छे से कंट्रोल रखना। ठीक है, तो आपका हीमोग्लोबिन वगैरह प्रॉपर आए। हीमोग्लोबिन की रेंज बता देती हूँ, 11.5 से लेकर के 15 के बीच में होना चाहिए। इससे जरा भी कम है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको। ठीक है, हीमोग्लोबिन के लिए बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है आपका गायनी। गायनी कहने का मतलब आपको पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लड़की हो, आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीरियड कभी भी आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक दो दिन इधर उधर चलता है, ये नॉर्मल सी बात है कि 2-4 दिन 5 दिन इधर उधर चलता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि आपका एक महीने हो रहा है, अगले महीने हो ही नहीं रहा, फिर तीसरे महीने हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पीरियड्स प्रॉपर होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पीरियड में इतना पेन है कि आप उठ ही नहीं पा रहे हो, जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम आप कहते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीरियड में अत्यधिक पेन है, आप कुछ उठ ही नहीं पा रहे हो।
आपको आपका फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमएनएस की जो नर्स होती हैं, उनको अलग-अलग जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, कभी जम्मू-कश्मीर में, कभी राजस्थान में, तो और उनको इमरजेंसी के लिए हमेशा एक्टिव होना होता है। तो आप इतने कमज़ोर ना रहो, ताकि आप सामने वाले की मदद ही ना कर पाओ। पता चले पेशेंट पड़ा हुआ है और आप ही पीरियड से मरे जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इतना फिट होना ज़रूरी है कि आप हर कंडीशन में काम आ सको लोगों के, ठीक है? इस तरह से आपको अपने आप को फिट रखना होगा। नेक्स्ट जो है वो सर्जिकल एक चेकअप होता है। सर्जिकल चेकअप में नॉक नीज़ देखी जाती है, यानी कि आपके घुटने दोनों एकदम सटे नहीं होने चाहिए। आप अगर सीधा खड़े हो तो घुटने सटने नहीं चाहिए, वरना आप भाग नहीं पाओगे। ठीक है, मिलिट्री वगैरह में ये सब देखा जाता है। नेक्स्ट आपके जो आर्म्स होती हैं उसका एंगल भी देखा जाता है, ठीक है? आर्म्स कितना आप वेट उठा सकते हो कि नहीं, ये आपको ट्राई नहीं करना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है सबके। नेक्स्ट इसके बाद आपका कोई सर्जरी नहीं होना चाहिए, जैसे आपका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ होना चाहिए। आपकी बॉडी में अगर कहीं कोई ऑपरेशन हुआ है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है? अगर आप फीमेल हो, मैरिड हो, ठीक है? और आपकी जो बेबी वगैरह हुए हैं वो ऑपरेशन से हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है? इस बात का आप ध्यान रखना, कोई भी ऑपरेशन बॉडी पे नहीं होना चाहिए, कोई भी सर्जरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, छोटे-मोटे घाव का ऑपरेशन है, जैसे मान लो कई लोग को पस बन जाती है, फोड़े हो जाते हैं, उसका छोटा-मोटा ऑपरेशन तो वो बात अलग है। छोटे-मोटे कहीं-कहीं टाँके चले हुए हैं चोट की वजह से तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए बॉडी पे, किसी गाँठ की वजह से या किसी ऐसी चीज़ की वजह से ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है? और हाँ, एक बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ कि हाथ में पसीना आता है, मेरे भी आता है, ठीक है? हाथों में पसीना आता है, स्वेटी पाल्म जिसे कहते हैं, ऐसे लोग को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके, सो ये एक सैड बात है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है। तो हाथ में अगर पसीने आते हैं तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बहुत सारे क्राइटेरिया है मैं जानती हूँ, बट या इसीलिए तो कट ऑफ कम जाती है। इतना सैलरी होने के बाद भी कट ऑफ कम जाती है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। ठीक है? नेक्स्ट आपका होता है कि फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। फुट में आप जानते होंगे कि बीच में जो पैर होता है हमारा, यहाँ पे एक मतलब थोड़ा-सा गहराई होती है, पर किसी-किसी का फ्लैट होता है, तो फ्लैट नहीं होना चाहिए, वो गहराई होनी चाहिए पैर में, ठीक है? तो ये सारी बातें का आपको ध्यान रखना है। और हाँ, इनमें से कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिकवर की जा सकती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन आप अपना मेंटेन कर सकते हो, पर आप अपने दाँतों की सफाई करवा सकते हो, कानों की सफाई करवा सकते हो, लेकिन बाय चांस आप अगर करवा के नहीं गए, तो आपको फिर री-मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा, यानी दोबारा आपका मेडिकल होगा, दोबारा सेम प्रोसेस चलेगी। तो आपके लिए हेक्टिक बात है, आपके लिए पेनफुल बात है, परेशानी वाली बात है, तो कोशिश करना सब कुछ पहले से ही मेंटेन करके जाओ, ताकि आपको री-मेडिकल के लिए ना भेजा जाए। ठीक है? तो ये सारी बातें हैं और आपको पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर आप इन सब में क्वालीफाई कर जाते हो, तो बहुत टफ बात नहीं है, अगर आप प्रॉपरली हेल्दी हो, तो इन सब में क्वालीफाई कर जाओगे। इसमें अगर आप क्वालीफाई कर जाते हो, तो वेल डन, आपको फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, आराम से आप एडमिशन लो, अपनी फीस पेमेंट करो, क्लासेस करो, आराम से आप अपना एडमिशन ले सकते हो। मैं जानती हूँ क्राइटेरिया लंबी है, पर इसकी सैलरी भी तो बहुत हाई है, इसका करियर स्कोप भी तो बहुत हाई है ना? तो ये सारी चीज़ों में अगर आप फिट बैठते हो, तो बिल्कुल आप एमएनएस के लिए टोटली रेडी हो। आप बिल्कुल अपना एमएनएस का एग्ज़ाम दो और उसके सपने भी देख सकते हो। ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में मेंशन करना, मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प के लिए। बाय, टेक केयर।